हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी। आइए जानते हैं बायोलॉजी क्या होता है। व्हाट इज अ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिनमें हम जंतु और पादप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी को बाबू, बायोलॉजी होती क्या है ये जान लीजिए पहले। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु नहीं, आप जीव डायरेक्ट बोल सकते हैं। जीव में क्या आ जाते हैं? जंतु व पादप दोनों आ जाते हैं। जंतु का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिनमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, पादप और जंतु। आइए देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को दो भागों में तोड़ा गया है, या इनकी दो शाखा होती है। कौन कौन? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी क्या होता है? आप बोल सकते हो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी। और क्लास 12th के बायोलॉजी में हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम कवर करेंगे जूलॉजी, उसके बाद बॉटनी। देखिए आइए, जूलॉजी का पहला चैप्टर, क्लास 12th के जूलॉजी का पहला चैप्टर है बाबू ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानव जनन। कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। यानी आप बोल सकते हैं जनन क्या होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें जीव अपनी समान संतति उत्पन्न करता है। अब जनन को दो भागों में बांटा गया है। जनन को दो भागों में किन दो भागों में बांटा गया है? देखिए आप, जनन को दो भागों में बांटा गया है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आपके चैप्टर से, यानी आपके सब्जेक्ट से अलैंगिक जनन को खत्म कर दिया गया है। लैंगिक जनन है आपके सिलेबस में। और जूलॉजी के अनुसार फर्स्ट चैप्टर है बाबू आप लोगों का मानव जनन, यानी आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आइए चैप्टर 2 यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे प्रकाश डालते हैं। क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में
जानते हैं। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है। ये एक प्रकार की लैंगिक जनन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन एक प्रकार का कैसा जनन है, लैंगिक जनन है। इनमें क्या होता है, दो लोगों की आवश्यकता होती है, नर और मादा, मेल और फीमेल। मेल यानी नर जिसको कहते हैं, फीमेल यानी मादा। नर में क्या होगा, नर जननांग होंगे, मादा में क्या होगा, मादा जननांग होगा। नर में क्या होगा, नर जननांग होगा, मादा में क्या होगा, मादा जननांग होगा। इनमें युग्मक जनन की होगा, इन दोनों में क्या होगा, युग्मक जनन। क्या होगा, युग्मक जनन। युग्मक जनन को इनमें क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन। और इनमें कहा जाता है, मादा में अंडाणु जनन। नर में कहा जाता है शुक्राणु जनन, मादा में कहा जाता है अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं बाबू। ये क्या है, नर युग्मक है। ये क्या है, नर युग्मक है। इनमें अंडाणु जनन के द्वारा क्या बनता है, अंडाणु बनता है, यानी अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु क्या होता है, मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक और नर युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण। युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के निर्माण के बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या बनता है, आइए यहाँ से देखते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन, जिसको हम कहते हैं गर्भधारण होगा। क्या होगा, गर्भधारण होगा। गर्भधारण होगा। गर्भधारण के बाद क्या होगा, आप बोल सकते हो भ्रूण का निर्माण होगा। क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण के निर्माण के बाद क्या होगा, गर्भावस्था चलेगी। गर्भावस्था चलेगी जो कितने दिन की होती है, 9 महीना प्लस माइनस 7 दिन। कितने दिन की होती है, 9 महीना प्लस माइनस 7 दिन। और उसके बाद क्या होगा बाबू, उसके बाद होगा प्रसव। प्रसव के बाद क्या होगा, दुग्धपान।
इन सभी प्रक्रियाओं में पूर्ण होता है मानव जनन। तो मानव जनन के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, नर और मादा की। नर में क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, मादा में मादा युग्मक। नर के नर युग्मक होते हैं शुक्राणु, मादा के मादा युग्मक होते हैं अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से क्या होता है, निषेचन होता है, जो कैसा होता है, द्विगुणित। अंडाणु क्या होता है बाबू, अगुणित होता है, यानी आप बोल सकते हो एन स्थिति होती है। शुक्राणु क्या होते हैं, ये भी अगुणित होते हैं, और इन दोनों के मेल से बनता है निषेचन हुआ। निषेचन के बाद बनना बाबू युग्मनज। युग्मनज क्या होता है, टू यानी क्या होता है, द्विगुणित होता है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है, गर्भधारण होता है। गर्भधारण के बाद गर्भावस्था चलती है 9 महीने लगभग। गर्भावस्था चलने के बाद होता है प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण होती है। प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आता है दुग्धपान, यानी बच्चा क्या करता है बाबू, दुग्धपान करता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है मानव जनन तंत्र में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाबू नर जनन तंत्र क्या होते हैं, मादा जनन तंत्र क्या होते हैं, नर का निर्माण कहाँ होता है, नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाणु का निर्माण कहाँ और कैसे होता है, इन सभी बात ऊपर ध्यान देंगे। आइए देखते हैं ह्यूमन में यानी मानव में दो प्रकार के जननांग होते हैं। मानव में दो प्रकार के जननांग होते हैं। पहला आप बोल सकते हो प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग। दूसरा होता है बाबू सहायक जननांग। सहायक जननांग, कई लोग इसे कहते हैं द्वितीयक जननांग। कई बुक में कही है द्वितीयक जननांग, लेकिन हम क्या कहेंगे बाबू, सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गेन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। हम सहायक जननांग हिंदी में कहा जाता है। देखिए मेल में क्या होते हैं सहायक जननांग, यानी नर में सहायक जननांग क्या होते हैं और प्राथमिक जननांग क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। नर में प्राथमिक जननांग क्या होता है, वृषण। वृषण में क्या बनता है, शुक्राणु। मादा यानी फीमेल में क्या होते हैं, प्राथमिक जननांग होते हैं अंडाशय। अंडाशय और क्या बनता है बाबू, अंडाशय और बनते हैं अंडाणु। नर का प्राथमिक जननांग वृषण, मादा का प्राथमिक जननांग अंडाशय, जहाँ क्या बनता है, अंडाणु बनता है बाबू, अंडाणु बनता है। सहायक जननांग भी दो प्रकार के हो सकते हैं आपके। सहायक जननांग दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन, सहायक ग्रंथि और सहायक नलिका बोल सकते हैं आप। सहायक नलिकाएं देखिए मेल में सहायक ग्रंथि क्या होती है, मेल में सहायक ग्रंथि होती है बल्बोयूरेथ्रा।
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। दूसरा होता है बाबू प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि। तीसरा होती है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल यानी हम हिंदी में लिखते हैं बेटा, आप लोगों के लिए सुलभ होगा, यानी बल्बो यूरेथ्रल को बल्बो यूरेथ्रल ही बोला जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। दूसरी होती है प्रोस्टेट को भी प्रोस्टेट ग्रंथि ही बोला जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तीसरा होता है आपका शुक्राशय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बाबू सेमाइनल वेसिकल या सेमिनल वेसिकल, बहुत लोग बोलते हैं, अपना अपना पढ़ने का ढंग होता है। शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया और बल्बो यूरेथ्रल हो गया। फीमेल में क्या होता है बाबू, फीमेल में क्या होते हैं, फीमेल में होते हैं पहला, फिर दुग्ध ग्रंथि बोल सकते हो आप, दुग्ध ग्रंथि। और दूसरा क्या होती है बर्थोलीन ग्लैंड, क्या होती हैं बर्थोलीन ग्रंथि। सहायक नलिकाएं नर में क्या होती हैं, नर में सहायक नलिकाएं आप बोल सकते हो शुक्रवाहिका, नहीं सॉरी शुक्र नलिका बोल सकते हो, शुक्रवाहिका बोल सकते हो, शुक्रवाहिका, इपिडिडाइमिस को इपिडिडाइमिस यानी अधिवेशन बोल सकते हो, मूत्र मार्ग, और फीमेल में क्या होते हैं देख लीजिए, यानी मादा में भी होते हैं बाबू सहायक नलिकाएं, आप जिसको एफटी बोलते हो यानी फॉलोपियन नलिका, गर्भाशय, फॉलोपियन नलिका, गर्भाशय, सर्विक्स यानी जिसको आप ग्रीवा बोलते हो, ग्रीवा, और एक लास्ट आप बोल सकते हो योनि, सॉरी योनि है, योनि नहीं है, यानी योनि। क्लियर है, ये हो गया बाबू ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद मानव के दो प्रकार के जननांग होते हैं, एक प्राथमिक जननांग, दूसरा होता है बाबू सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग में मेल में क्या होता है वृषण जहाँ पे होता है बाबू शुक्राणु का निर्माण, मादा यानी फीमेल में होता है अंडाशय जहाँ पे होता है अंडाणु का निर्माण। सहायक जननांग दो प्रकार के हैं, सहायक ग्रंथि और सहायक नलिका। मेल यानी नर में सहायक जननांग ग्रंथि क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, शुक्राशय होता है। फीमेल में क्या होते हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती है, बर्थोलीन ग्रंथि होती है। आ जाते हैं सहायक नलिकाओं में। सहायक नलिकाएं क्या क्या होती हैं बाबू, सहायक नलिकाएं देखिए मेल यानी नर में होता है शुक्रवाहिका होती है, अधिवृषण होता है, मूत्र मार्ग होता है, रेटी टेस्टिस होता है, ये सभी होती हैं। मादा में क्या होता है, फॉलोपियन नलिका होती है, गर्भाशय होता है, ग्रीवा होता है, योनि होती है, ये सभी क्या होती हैं बाबू सहायक जननांग के अंतर्गत सहायक नलिकाएं होती हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट पे फोकस करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी नर जननांग। और नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जननांग, यानी आप बोल सकते हो नर जनन तंत्र। देखिए क्या होता है नर जनन तंत्र, और उसके बारे में पढ़ेंगे हम नर जनन तंत्र के। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नर जनन तंत्र पहले भी सृजन में होता है, मतलब आपके उदर गुहा के नीचे स्थित होता है। कहाँ होता है बाबू? नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र उदर गुहा के नीचे स्थित होता है, जिनमें दो वृषण, यानी आप बोल सकते हो जिनमें प्राथमिक जननांग वृषण कितने होते हैं? वृषण दो होते हैं। कितने? दो वृषण। और ये वृषण कहाँ स्थित होते हैं बाबू? आप बोल सकते हो वृषण कोश में। वृषण कोश में कहाँ स्थित होते हैं? वृषण कोश में। और शिश्न प्राथमिक जननांग में आप वृषण ही बोल सकते हो, शिश्न तो सहायक जननांग हो जाएंगे। वृषण हो गए। अब बोल सकते हो बाबू सहायक जननांग। और इन सहायक जननांग में आप ग्रंथि का नाम लिख लोगे। बल्बोयूरेथ्रल, ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक लास्ट आपकी बची हुई है शुक्राशय। ये क्या बनाता है बाबू? शुक्राशय मूत्राशय के ऊपर स्थित होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है बाबू? यह मूत्र नली को, नली से बोल सकते हो, मूत्र नली से लूप बनाता है। लूप मान लीजिए ये कोई क्या है? मूत्र नली। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? ये मान लीजिए मूत्र नली है, और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है बेटा? ऐसा होता है। और ये कवर क्या होता है? यानी ये हो गई मूत्र नली, और ये क्या हो गया हमारा फिस्ट जो है मुट्ठी, ये क्या हो गई? प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी होती है? एक होती है, यानी आप बोल सकते हो सिंगल होती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कितनी होती है? दो होती है। शुक्राशय कितने होते हैं? दो होते हैं।
बल्ब यूरेथ्रल भी क्या करता है बाबू, ये भी क्या करता है, मूत्र नली से लूप बनाता है। लूप नहीं कह सकते हो, यानी आप बोल सकते हो कि ये मूत्र नली है, इसके साइड क्या होते हैं, बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथि लगे होते हैं। आप जैसे देख सकते हो, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये है मूत्र नली, और यहाँ क्या लगे हों, ग्रंथि लगे हों। इन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, ये ग्रंथि, ये ग्रंथि क्या हो गई, ये ग्रंथि होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है। क्लियर है। आइए अब देखते हैं, हम नरजनन तंत्र का संरचना देख लेते हैं। नरजनन तंत्र का संरचना, नरजनन तंत्र का संरचना। देखिए क्या होते हैं जनन तंत्र का संरचना या नरजनन तंत्र क्या होता है, उसकी संरचना देखा जाए। देखिए बाबू, ये हो गई मूत्र नली, और यहाँ से लूप बनाते हैं क्या, ये हो गए शिश्न, ये हो गया हमारा उदर गुहा वाला भाग। ये मूत्र नली क्या होती है बाबू, यहाँ से मूत्राशय से जुड़ी हुई होती है। मान लीजिए ये मूत्राशय है, मूत्राशय से जुड़ी हुई होती है। अब नीचे बनाते हैं, ये क्या है, मान लीजिए मूत्राशय, ये कहाँ से जुड़ी हुई होती है, मूत्राशय से आप बोल सकते हो, यानी उधर से अभी हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये होते हैं वृषण, स्थित कहाँ है, वृषण कोश में। यहाँ से ये रेटी टेस्टिस निकली हुई होती है, और किसको कवर करके जाती है, ये होता है मूत्राशय, यानी ये मूत्राशय, और ये क्या होते हैं, शुक्र नलिका होती है या शुक्रवाहक नलिकाएं होती हैं। यहाँ पे क्या लगी हुई होती हैं, आप बोल सकते हो शुक्रवाहक, शुक्राशय लगा होता है। ये क्या है, शुक्राशय है, शुक्राशय। और यहीं पे बल्बो यूरेथ्रल कुछ इस तरह से लूप बनाती है, इस तरह से क्या करती है, लूप बनाती है, जहाँ से ये क्या होते हैं, एक जगह मिल के निकले होते हैं। अब ये क्या निकल रहा होता है, आप बोल सकते हो बाहर, यहाँ पे मूत्र, ये वाला पार्ट मूत्राशय है। ये कॉमन डक्ट बनाते हैं, देखिए डक्ट बन रहा है, कॉमन डक्ट बनाते हैं। ये क्या है बाबू, प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। और यहीं पे क्या लगे होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं आप, ये लगे हुए हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या लगे हुए हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। और ये कहाँ मिल जाती हैं बाबू, इनको हम कहते हैं मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, ये हो गया मूत्र मार्ग, ये हो गया शिश्न, ये क्या है, आप बोल सकते हो वृषण, ये क्या है, अधिवृषण, अधिवृषण। ये लूप जो बना हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पार्ट क्या होता है बाबू, शुक्रवाहक नलिका, शुक्रवाहक नलिका। शुक्रवाहक नलिका क्या करती है, शुक्रवाहक नलिका
टेस्टिस यानी वृषण में बनी शुक्राणु को इपिडिडाइमिस में पहुंचा देती है। इपिडिडाइमिस से क्या होता है यानी अधिवृषण से क्या होता है बाबू, यहाँ अधिवृषण ये है सब अधिवृषण। अधिवृषण से क्या होता है, अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहक नलिका से होते हुए एक कॉमन डक्ट बनाते हैं बाबू, आप बोल सकते हो, जहाँ पे तीनों मिल रहे हों। कौन तीनों मिल रहे हों, जहाँ पे शुक्राशय की नलिका मिल रही हो, प्रोस्टेट ग्रंथि मिल रही हो, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि मिल रही हो और मूत्र मार्ग मिल रहा हो। इनको हम कहते हैं बाबू कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट। इनको हम कहते हैं कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट। और ये कहाँ खुलते हैं, मूत्र मार्ग में। और यहाँ से सीमन यहाँ तक तो क्या आते हैं, शुक्राणु आते हैं। इनके बाद यहाँ से बेटा सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, आप बोल सकते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि का फ्लूइड और बल्बो यूरेथ्रल का फ्लूइड मिल के सीमन का निर्माण कर देता है। और मैथुन क्रिया के दौरान क्या हो जाता है, मैथुन क्रिया के दौरान सीमन हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। देखिए ये शिश्न क्या करता है, शिश्न का कार्य क्या होता है, केवल एक ही कार्य होता है शिश्न का। कौन सा कार्य बाबू, मैथुन की क्रिया के दौरान मैथुन की क्रिया के दौरान सख्त हो जाना। सख्त हो जाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आगे का पार्ट